जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पीडब्ल्यू ज्ञान कोश चैनल में दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जब विजयादशमी का त्योहार चल रहा था तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी शस्त्रों की पूजा करी थी, वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब वो शस्त्रों की पूजा कर रहे थे, जब उन्हें संबोधित करना था, तब उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे फिर से पूरा एक ज्वलनशील मुद्दा, एक ज्वलनशील डिबेट आज भारत में होने लगी है। और ये कोई मुद्दा नया नहीं है, ये बल्कि पुराना ही है, लेकिन ये जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर आया है इसे आपको समझने की आवश्यकता है। हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, वेस्टर्न मोस्ट एरिया है, वहां पर उसने एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करना चालू कर दिया है। इतना कम था कि उसने एक रोड को भी डेवलप किया है जो सर क्रीक से होते हुए कराची जाती है। और यहां पर राजनाथ सिंह जी ने उसी को ध्यान में रखते हुए एक थ्रेट दी है, क्लियर थ्रेट दी है। और भारत आज इतना शक्तिशाली है कि वो धमकी देने में बहुत ज्यादा कैपेबल है। पाकिस्तान ने उसकी झलक ऑपरेशन सिंदूर में देख भी ली है। उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि किसी भी तरीके का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान करता है तो उसको उसकी मुंह की खानी पड़ेगी, और ऐसी खानी पड़ेगी कि हो सकता है कि वो या उसकी जो हिस्ट्री है और जो उसका एक ज्योग्राफी है वो दोनों बदल जाए। यहां देखिएगा, मैं आपको पहले तो द हिंदू का आज जो आया था फ्रंट पेज में आर्टिकल उसको बता देता हूं। Any aggression by Pakistan in the Sar Creek area will be met with a resounding response that will change both history and geography। अब अगर इतिहास की बात करें तो पाकिस्तान का इतिहास तो 1947 से चालू होता है, लेकिन जब ज्योग्राफी की बात की जाएगी तो ज्योग्राफी में पाकिस्तान के ऐसे मेजर एरिया से जैसे हो सकता है कि भारत पूरा तरीके से चेंज कर दे। ऑलरेडी 1965 में जब वॉर हुआ था और 1971 में जब वॉर हुआ था, भारत ने पाकिस्तान की ज्योग्राफी चेंज की है। अब भले ही वो अपने आवाम को किसी भी तरीके से हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए झूठ बोले, खुश रखे, लेकिन सच्चाई जो है वो पूरी दुनिया जानती है। तो यहां पर ये जो थ्रेट आया है इसे आपको समझने की आवश्यकता है, और जो सरक्रीक का मसला है उसे बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। यहां याद रखिएगा, यहां पर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के जो अनक्लियर इंटेंशन है उसे क्लियरली यहां पर ब्लेम किया है और बोला है कि ये जो अनरिजॉल्व्ड सरक्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का अगर स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा तो भारत उसे देने में नहीं चूकेगा। क्योंकि यहां पर भारत की शौर्य पराक्रम को बताते हुए पाकिस्तान के सामने एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट भारत कर चुका है, जिसमें राजनाथ सिंह ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत ने जो डैमेज पहुंचाया है वो पूरी दुनिया जानती है। अब याद रखिएगा, सर क्रीक बस एक छोटा सा कोई पैसेज नहीं है, ये एक 96 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ मडी अनइनहैबिटेटेड मार्शलैंड है जो गुजरात और सिंध के बीच में आता है। अब गुजरात और सिंध की बात की जाए तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें गुजरात भी आता है, सिंध भी आता है। और आपको पता होगा कि ये जो गुजरात और सिंध भारत के एक जमाने में बहुत प्रॉस्परस संपन्न स्टेट्स माने जाते थे, संपन्न राज्य माने जाते थे। लेकिन विवाद चालू होता है 1908 से, 1908 से। अब देखिएगा, अगर आप इसे सिर्फ 96 किलोमीटर का स्ट्रेच बस मान रहे हैं तो ये बस स्ट्रेच नहीं है। मैं आपको आगे मैप में दिखाता हूं। एक्चुअली में ये जो 96 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये सच मायने में इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर रीजन को, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर आपको एशिया का सबसे बड़ा एक फिशिंग जोन भी देखने को मिलेगा, एक फिशिंग जोन भी देखने को मिलेगा। और जो संभावनाएं बताई जा रही है, जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, हो सकता है कि यहां पर ऑयल रिजर्व्स भी देखने को मिले। लेकिन किसी भी देश के द्वारा यहां पर ऑयल रिजर्व से रिलेटेड एक्सप्लोरेशंस नहीं इसलिए किए गए हैं क्योंकि दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट है। अब बात जब आ रही है भंडार की, रिजर्व्स की, तो दोनों देश चाहते हैं कि इसमें हमारा हक हो। वैसे तो देखा जाए जायज रूप से भारत का इसमें पूरा हक माना जाता है। आपको ये जो ग्रीन शेडेड बाउंड्री दिख रही है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वो बाउंड्री है जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है, जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है। और ये जो रेड बाउंड्री है ये वो बाउंड्री है जिसे भारत क्लेम करती है। और आप और हम सब पढ़ते हैं कि जो सर क्रीक है इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मतलब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का ये मतलब है कि इसके बाद भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री वो खत्म हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में विवाद इसी चीज को लेकर है। अब यहां पर अगर आप समझेंगे तो सबसे ज्यादा परेशान होने वाला जो व्यक्ति है वो है भारत का और पाकिस्तान का फिशरमैन, आम फिशरमैन। क्योंकि होता यह है कि फिशरमैन मछलियां पकड़ते पकड़ते इनकी टेरिटरी में जाते हैं और इनके फिशरमैन हमारी टेरिटरी में आते हैं और फिर हम उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, डिटेन रखते हैं कई टाइम तक, और यहां पर परेशानी उनको जाती है। तो भारत इस मसले को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह ने जो बताया है कि सर क्रीक से होते हुए पाकिस्तान ने एक रोड डेवलप करी है जो डायरेक्ट कहां जाती है, कराची तक जाती है। और यह भी रिमाइंड कराया है पाकिस्तान को कि भारत 1965 में कराची में हमला करने में कैपेबल था, और अब तो आप उसकी क्षमता की बात छोड़ ही दीजिए। हमने तो आपके देश में घुसकर लगभग 11 एयर बेसेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें पाकिस्तान के
वहां पर पाकिस्तान के यहां पर मिलिट्री बेसिस में जो अमेरिकन जेट्स थे उसको तक भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो बस यहां पर बताने का प्रयास किया है कि आपको समझना चाहिए कि भारत की आज के समय में शक्ति क्या है। और देखिए ये जो मसला है इसका अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो जैसा मैंने अभी बताया 1908 में इसका पूरा इशू चालू होता है। 1908 में जब कच्छ के जो राजा रहते हैं और जो गवर्नमेंट रहती है सिंध की, दोनों के बीच में फायरवुड के कलेक्शन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। अब ये जो विवाद उठता है, ये जो डिस्प्यूट उठता है, इसे बाद में बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 के द्वारा सॉल्व किया जाता है। अब बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 में जब इसे सॉल्व किया जाता है तो यहां पर एक छोटी सी बाउंड्री का डिमार्केशन किया जाता है। अब ये जो बाउंड्री का डिमार्केशन था ना, ये अभी भी विवाद का कारण बना हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं ज्यादातर जो विवाद है पूरी दुनिया में डिस्प्यूट्स है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी यूरोपियन से उठाए गए हैं। उनकी जो एक डिमार्केशन लाइन होती थी, उल जलूल टाइप की अपन बोल सकते हैं, उसी के कारण आज पूरी दुनिया में हो हल्ला मचा हुआ है। फिर चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड हो या फिर इंटरनली कोई बॉर्डर से रिलेटेड, और यहां पर भी वही हुआ है। अ मैप ऑन दिस रेजोल्यूशन प्लेस द बाउंड्री ऑफ सिंध एज द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द क्रीक। जो क्रीक का ईस्टर्न फ्लैंक है वहां तक इस पर्टिकुलर मैप का रेजोल्यूशन बनाया गया था। हाउएवर पैराग्राफ 10, इसमें जो पैराग्राफ 10 है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, The resolution places the boundary mid-channel according with the Thalweg principle। पैराग्राफ 10 के हिसाब से और थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से मिड बाउंड्री ही डिमार्केशन वाली बाउंड्री मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान इसे पूरा अपना ईस्टर्न फ्लैंक बताता है और भारत इसे अपना पूरा वेस्टर्न फ्लैंक बताता है। देखा जाए तो भारत के हित में सारी चीजें हैं फिलहाल। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, थालवेग प्रिंसिपल को भारत अभी भी फॉलो करता है। थालवेग प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली यहां पर आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन एक्चुअली में किसी भी एक चैनल का डीपेस्ट एरिया होता है जहां से इस पर्टिकुलर चैनल को डिवाइड किया जाता है। अब देखिए ये रैंडम है, मतलब कहीं पर छोटी है कहीं पर ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सेंटर से होते हुए जा रही है। और भारत ये मानता है कि अपन थालवेग प्रिंसिपल को फॉलो करें ताकि ये सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है ये इतना ज्यादा ना हो, दोनों को इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके। लेकिन वही है, मछुआरे जब इधर निकल जाते तो पाकिस्तान अरेस्ट करता है और पाकिस्तान के मछुआरे जब इधर निकल जाते तो भारत अरेस्ट कर लेता है। तो यहां पर समस्या गंभीर रूप से सिर्फ फिशरमैन्स को लेकर बनी हुई है। लेकिन पैराग्राफ 9 इसमें यह बोलता है कच्छ सिंध बाउंड्रीज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक व्हिच मेंट दैट द होल सर क्रीक वुड गो टू द पाकिस्तान। पैराग्राफ 9 के हिसाब से सर क्रीक पूरा का पूरा पाकिस्तान में जाएगा ऐसा बताया गया। लेकिन इसी पैराग्राफ 10 में यह भी स्टेट किया गया है कि सर क्रीक इज नेविगेबल मोस्ट ऑफ द ईयर मेकिंग द थालवेग रूट एप्लीकेबल। कॉन्ट्राडिक्टरी है पैराग्राफ 9 और 10। पैराग्राफ 10 क्लियरली स्टेट करता है कि थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से, क्योंकि पूरे समय ये एक प्रकार का पेरिनियल स्ट्रेच है, पूरे समय यहां पर पानी बना रहता है, कैचमेंट एरिया अच्छा बना रहता है, इसके हिसाब से अगर फॉलो किया जाए तो यहां पर थालवेग प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं। ये क्लेम है इंडिया का। अब देखिएगा, इंटरेस्टिंगली आपको मैप पूरा समझ में आ गया होगा। 1965 के वॉर के बाद ब्रिटिश पीएम ने इसमें एक मीडिएशन का रोल प्ले किया था, जिसके कारण 1968 में पाकिस्तान को 10% क्लेम दिया गया, उसका रेस्ट 90% भारत के पास गया। इंटरेस्टिंगली यहां भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत हुई थी। 1997 में दोनों ही देश रिज्यूम करते हैं डायलॉग्स को। वन ऑफ द इशू ऑन द टेबल वाज द सर क्रीक डिस्प्यूट। 1999 में एक टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है जब पाकिस्तान की नेवी के एक जेट को भारत हवा में ही उड़ा देता है, यह कहकर कि इसने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है, और वहीं से फिर समस्या उत्पन्न होना चालू होती है। अब देखिएगा 2005 से लेकर 2007 तक लगातार सर्वे चलाए जाते हैं, लेकिन अभी भी ये जो डिस्प्यूट है ये गरमाया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। क्यों? क्योंकि यहां पर बात आ रही है मैनी इनोसेंट फिशरमैन की। अब समझिएगा एक और चीज कि जब बात आती है मैनी फिशरमैन की, तो यहां पर आपको एक इसका पूरा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड समझने की आवश्यकता है। सर क्रीक में देखा जाए तो अभी दोनों देशों के लिए जो नीड है, स्पेशली भारत के लिए, वो है रिजर्व्स की। और भारत नंबर ऑफ एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रहा है जिसमें भारत को यह पता है कि सर क्रीक इज रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, और भारत की ये नीड है अभी। वैसे ही सेम नीड पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान ने हाथ थामा किसका है? यूएस का। और देखिए यूएस और पाक के बीच में यही ऑयल गैस रिजर्व्स के एक्सप्लोरेशन को लेकर अभी यूएनजीए में 80th सेशन जो चल रहा है, बायलैटरल मीट हुई है। इसलिए ये हमारे लिए अब और ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है, पूरा मसला कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि यहां पर इस पूरे जोन को कंट्रोल करने की बात आ रही है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है, जहां पर अतः भंडार आपको देखने को मिलेगा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का और कॉन्टिनेंटल शेल्स का। अब देखिएगा यहां पर The dispute also impacts local fishermen, which often cross into the other countries' waters unknowingly and are arrested.
लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है, इस पूरे सर क्रीक में जो पाकिस्तान का LBOD कैनाल है वो ड्रेन होता है, लेफ्ट बैंक ड्रेन सिस्टम। मतलब यहां पर जो पाकिस्तान का सलाइन डिस्चार्ज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो पूरा इस सर क्रीक में जाता है और फिर फर्दर वो अरेबियन सी में गिर जाता है। और भारत का यही कंसर्न है, भारत का ये मानना है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के वायलेट कर रहा है, एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है, और इसीलिए ये पूरा मसला जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अब देखिएगा 2019 में क्या हुआ था। 2019 में इसी पर्टिकुलर सर क्रीक में कई सारी बोट्स अबंडन पाई गई थी, जिसके बाद भारत ने रेड अलर्ट जारी किया था। और आपको याद होगा 26/11 जो 2008 में हुआ था, 26/11 जो 2008 में हुआ था, मुंबई अटैक, भारत का इतिहास का सबसे काला दाग माना जाता है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो जो रूट फॉलो किया गया था बाय द टेररिस्ट, वो भी सर क्रीक के थ्रू ही किया गया था। और यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए, स्पेशली ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक्स व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रीजन। तो भारत के लिए ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकली और कंसर्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहां से इन्फिल्ट्रेशन करते आया है। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने अभी कल विजयदशमी के दिवस पर यह एक गंभीर मुद्दा उठाया, थ्रेट दिया है, क्लियर थ्रेट दिया है कि अगर आपका कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो आपकी जितनी बची कुची हिस्ट्री है और जो बचा कुचा ज्योग्राफी है उसे भारत बदल देगा। इसलिए वार्निंग है, अच्छे से रहिए, शांति से रहिए, ताकि हम और आपका जो भी है, लेकिन हम यहां पर खुशहाली से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ सके, वरना हम कैपेबल है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका पर्टिकुलर इस मसले पर क्या सोचना है। और अगर आपको इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।